What's up guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी लंबा गैप हो गया बट अब आई प्रॉमिस जो बचे हुए 3-4 या 5 चैप्टर्स हैं मैं इस वीक के अंदर यानी अगले 7-8 दिन के अंदर पूरे अकाउंट्स का सिलेबस खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 50 क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर कवर करते हैं। लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, इसमें पूरा चैप्टर सब कुछ कवर हो जाता है। तो जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। क्या मैंने सब्सक्राइब बोला? सब्सक्राइब को समझ तो गए हो ना, कर देना। चलो अच्छा, पहले ही बता दूं, एक बार चैप्टर का वन शॉट एटलीस्ट देख कर आया करो। वन शॉट नहीं भी देखते हो तो कुछ ना कुछ चैप्टर का नॉलेज आपको होना चाहिए। चैप्टर पढ़ा हुआ एक बार होना चाहिए, वरना सीधे एमसीक्यू करोगे, एनसीईआरटी की नॉलेज नहीं है तो फंस जाओगे, चाहे सीयूईटी हो चाहे जामिया एंट्रेंस हो। वेरी इजी चैप्टर, पूरा थ्योरी बेस्ड है, बहुत बेसिक बेसिक कुछ न्यूमेरिकल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चैप्टर का नाम याद है ना आप लोगों को, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी की होती है उसका नेचर क्या होता है, जो नेचर पूछ रहा है तो उसका नेचर होता है ये सब कुछ। इट रिकॉर्ड्स फैक्ट्स, इट पोस्टुलेट्स, इट्स अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ऐसे क्वेश्चंस में मैं हमेशा ऑल ऑफ द अबव आंसर रखता हूं, बिकॉज आपके पेपर में क्या होगा ना, इन तीनों में से कोई एक होगा ऑप्शन में। तो अगर मैं भी कोई एक ही रखूं तो क्या पता कोई दूसरा वाला आ जाए, इसलिए मैंने आपको तीनों बता दिए, याद कर लो, कोई पेपर में आएगा आप कर लोगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव्स बच्चों क्या होता है? दे प्रोवाइड व्हाट। तो जो भी मुझसे पढ़ते आ रहे उन्हें पता होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मैं आंसर रखता हूं ऑल ऑफ द अबव को, ताकि अगेन द सेम थिंग आपके पेपर में इनमें से कोई एक ऑप्शन लिखा होगा, बट हमें तीनों पढ़ना जरूरी है, चाहे कोई भी एक लिखा होगा हमें वो पकड़ना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड विच टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर। कौन सी टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहिए होती है? दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग एंड ऑल्सो फॉर इंटरनल नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट होता है इनमें से कौन सा होता है जो कि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के भी काम आता है और इंटरनल नीड्स के लिए भी? दैट इज योर बोथ। आप बाहर जो लोग होते हैं ना, जैसे कोई अगर स्टॉक में आपके इन्वेस्ट करना चाहता है या कोई भी कंपनी आप पे इन्वेस्ट करना चाहती है, आप पे नजर रख रही है, तो वो आपकी पीएनएल भी देखेगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेगी, बैलेंस शीट भी देखेगी, और आपको भी आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स पर नजर रखनी पड़ेगी, सो दैट you know the condition of your company, financial condition. Complete the following sentence. Financial statements are dash of information to interested parties. It is basic source, primary source, secondary source, none of the above. Financial statement is the basic source, या फिर वैसे तो प्राइमरी भी गलत नहीं होता, नहीं, बट ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। हाँ, बेसिक सोर्स वुड बी फाइन, सेकेंडरी वुड बी रॉन्ग। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड व्हाट? वेरी बेसिक क्वेश्चन। शेयर होल्डर, जिनके पास शेयर है, इक्विटी है, वही ओनर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है बच्चों? एंड प्रोडक्ट्स हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के। ये पहली स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो कोई एक ही सही हो सकता है इसमें से, तो ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। वी नो, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही तो पता चलता है ना बच्चों कि हमारी सॉरी व्हाट डू वी कॉल इट, हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका एंड हो गया, हमारी कंपनी की जो भी कंडीशंस है हमें इसी से पता चलेगी, तो दिस इज द एंड, आखिर में निकाला जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. फॉर इनकम मेजरमेंट डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड. इनकम मेजरमेंट करने के लिए बच्चों कौन सा बेसिस? लाइक आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अकाउंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज अक्रूवल बेसिस, व्हाट इज कैश बेसिस, व्हाट इज एडवांस बेसिस, ये सब क्या होता है? तो हमारी जो इनकम की मेजरमेंट की जाती है ना बच्चों, उसमें अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, अब बहुत करीब आ गया आपका एंट्रेंस, तो थोड़ा सा पढ़ाई को तेज करना पड़ेगा। और जो भी लोग जेएमआई के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से बीबीए या बीकॉम के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फटाफट से जाके बच्चों परचेज कर लो मॉक टेस्ट का मेरा सीरीज, बहुत सस्ता है। उसमें आपको 3 मॉक्स प्लस 1 पीवाईक्यू मिलेगा। पूरे गूगल, यूट्यूब कहीं पे अवेलेबल नहीं है, मैंने ये मॉक्स खुद बनाए हैं। सिर्फ 299 रुपीज में, सिर्फ 299 रुपए में मैं आपको ये मेल पर भेज दूंगा विद आंसर की। आपके पेपर में 50% क्वेश्चन हो सकते हैं इससे उठ के आए, एंड 60 नंबर पे तो एंट्रेंस क्लियर हो जाता है। तो अब देख लो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है। और इस महीने के बाद यानी मई में इसका रेट डबल हो जाएगा, तो देख लीजिए, जल्द से जल्द ले लीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. द स्टेटमेंट विच शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी इज नोन एज. जो स्टेटमेंट एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी को शो करती है, इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज बैलेंस शीट। हमारी बैलेंस शीट ही तो है ना, जो एक तरफ आपका लायबिलिटी, एक तरफ आपके एसेट्स दिखा के किस्सा खत्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश स्टेटमेंट. इट इज योर
इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। बेसिक, मैंने कहा ना ये चैप्टर बड़ा बेसिक है, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स तो खास है ही नहीं, बहुत बेसिक चीजें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइमरली, अच्छा बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कर जरूर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइमरली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द ओनर्स, ओके। Financial statements are primarily not directed towards the needs of the owners. So only the first one is correct. Again the same thing. This is the statement. Statements याद रखना, क्या पता आपके पेपर में MCQ की तरह आ जाए। Next question. Facts and figures presented in financial statements are based on personal judgments. Is it? Facts and figures presented in the financial are not at all based on personal judgments. तो ओनली द सेकंड वन इज करेक्ट। हम अपना पर्सनल जजमेंट करने के लिए नहीं बैठे हैं वहां पे। कंपनी ने जो कमाया, जो गवाया, जो खर्च किया, जो पैसा कमाया, हम वो सब बताने के लिए बैठे हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर हियर टू डू। अकाउंट्स है ना, अकाउंटेंट्स है। रिकॉर्डेड फैक्ट्स आर बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं वो किस बात पे बेस्ड होते हैं कि उसकी रिप्लेसमेंट में कितना खर्चा आया। रिकॉर्डेड फैक्ट्स आर नॉट बेस्ड ऑन दिस, तो इट इज द करेक्ट वन, है ना। रिकॉर्डेड फैक्ट्स जो होते हैं बच्चों, वहां पे बेस नहीं होते हैं कि उसकी रिप्लेसमेंट में कितना खर्चा आया, डजंट मैटर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अब फटाफट से इसका एक डेफिनेशन लिख दो, जरा जल्दी से इसका डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में लिख दो। व्हाट इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो अज्यूम करता है कि जो एंटरप्राइज है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करेगी, यानी ऑन गोइंग रहेगी। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अज्यूम करता है कि एंटरप्राइज करने फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये तो नाम से पता चल रहा है ना, गोइंग मतलब चलती रहेगी, आगे बढ़ना, चलना, ऑन गोइंग, तो पहला ही सही है। व्हाट आर द आइटम्स शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ऑल ऑफ दी अबव। आपके पेपर में ये तीनों में से कोई एक होगा बच्चों, तो तीनों को अच्छे से रट लो। आपको वैसे पता भी होना चाहिए कि आपके रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। What are the items shown under the heading of miscellaneous expenditure? मैंने बताया था ना पेपर में लंबे लंबे बॉक्स बनाने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे बच्चों, बट अगर आपको इनका आइडिया नहीं होगा ना तो आप ये सब क्वेश्चन भी आंसर नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए क्या एक्सपेंडिचर साइड पे आता है, मतलब क्या लाइबिलिटी साइड आता है, क्या एसेट साइड आता है, क्या इनकम साइड आता है, क्या प्रॉफिट साइड, क्या लॉस साइड, आपको पता होना चाहिए। जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, तो मैं इस पीडीएफ के थ्रू कोशिश करूंगा आपको सब बताने का, बट स्टिल कुछ भी छूट सकता है, इसलिए चैप्टर का एक वन शॉट जरूर देखना एंड फिर ये करो, पेपर में एक्सेल कर जाओगे। तो मैंने बताया ना कि मैं तो आपको पढ़ाने ही आया हूं, तो मिसलेनियस में क्या क्या आता है मैं आपको तीनों बता दे रहा हूं, ये तीनों आगे पेपर में आ सकते हैं। हाँ जी, आ गए आपके मैच द फॉलोइंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, सनी डेटर्स में क्या है, सनी क्रेडिटर्स क्या है, स्केड्यूल्स क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, एवरीथिंग यू शुड नो। फटाफट से 10 सेकंड के अंदर मुझे इसका आंसर करो, 10 सेकंड्स है, मैच करो, कोई भी 2 या 3 मैच कर लेते हो आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा, सारे मैच करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये डेटर क्रेडिटर तो आराम से कर लोगे ना। चलो क्या है, ए का है, सॉरी फर्स्ट का है डी, तो दिस इज द आंसर। सेकेंड का है ई, ये गलत टाइप हो गए। अच्छा सॉरी मैं फर्स्ट किसी को गिन नहीं रहा था, सॉरी। फर्स्ट का है डी, ठीक है, सेकेंड का है ई बच्चों, थर्ड का है बी, वी ऑल नो, फोर्थ का है सी, वी ऑल नो। मैं कहता ना ये दो तो बड़े सिंपल है, अगर आप इन दोनों को निकाल लो, थर्ड का बी और फोर्थ का सी, तो भी आपका एक ऑप्शन फिर कट हो जाता। फिर आपको एक और निकालते, ये लाइक अगर मान लो आप इसका निकाल लेते तो भी आपको एक और कट होता, मतलब ऑप्शन कट कर सकते थे। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। अरे यार ये मैं गलत कितना मैच करता हूँ यार, एक सेकेंड देख लो भैया, तुम्हारे लिए कर दे रहा हूँ ना, मेरे को तो दिख ही गया ना आंसर। इट गोज लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्या यूजेस हैं और क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? रट लो बेटा, ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत चीजें जो आपको याद करनी पड़ेगी, यानी इसीलिए मैं लेकर आया हूं। आपके पेपर में इनमें से कोई एक ही होगा ऑप्शन में, पर आपको ये तीनों याद करना ताकि पेपर में कोई भी आए आप कर सको। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस बच्चों क्या है? अगेन द सेम थिंग, रट लो पूरा। मैं ले आया हूं चैप्टर पूरा, इस 50 MCQ में मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। दैट्स व्हाट आई प्रॉमिस्ड। मैंने बताया था ना कि यही तरीका है, इसी तरह MCQ के थ्रू चैप्टर को खत्म करोगे तभी एक MCQ टेस्ट में, एक MCQ पेपर में, CUET हो या JMI हो या कोई भी किसी भी चीज का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, आप निकाल जाओगे।
समझ रहे हो? नेम द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। उन एक्सपेंसेस के बारे में बताओ जो कि इनकर होते हैं इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी बच्चों। तो पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं। जब आप एक कंपनी को बनाते हो सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एकदम बिगिनिंग वाले एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन इज मेड बाय डेबिटिंग विच अकाउंट। एक तो आप छोड़ो लेट्स नॉट से दैट। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन इज मेड बाय डेबिटिंग विच अकाउंट। ये प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन जो है बच्चों, ये किस अकाउंट को डेबिट करने का बनाया जाता है? ये बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया जाता है। व्हाट आर द आइटम्स शोन अंडर द हेडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट हेडिंग के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं बच्चों? रट लो। मैं इसलिए लाया हूं ये एमसीक्यू सीरीज ताकि आपको सारा पता चल जाए पेपर में आपके क्या आ सकता है। पेपर में आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, वहां पर इनमें से कोई एक ही गिवन होगा। व्हाट आर द आइटम्स शोन अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों क्या क्या आता है? व्हाट आर द थिंग्स दैट कम अंडर करंट एसेट्स। फटाफट से इसको भी लिख लो, याद कर लो। ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं मैं बेसिकली आपको। व्हेन प्रॉफिट, अच्छा जामिया वालों बच्चा गलती मत करना, जल्द से जल्द अभी कमेंट बॉक्स में जाओ, 299 पे करो, स्क्रीनशॉट अपलोड करो, आपको मेल में 24 घंटे के अंदर मॉक टेस्ट आ जाएंगे। बच्चों अब डिले मत करो, मॉक टेस्ट फटाफट से परचेज कर लो। आपके लिए मैंने स्पेशली खुद बनाए हैं, कहीं से कोई परचेज नहीं कर पाओगे बिकॉज कहीं है ही नहीं अवेलेबल, न्यू सिलेबस है ना। व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द लॉसेज, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉसेज शो करता है बच्चों, इट इज शोन अंडर विच साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किस साइड डालते हैं? लाइक बैलेंस शीट हमारी लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, कहां डालते हैं लॉस को? तो लॉस जो है आपको वह एसेट साइड चला जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। आपके इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स बच्चों, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट? इट इज अगेन द सेम थिंग, दीज आर पॉइंटर्स, दीज आर नोट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसको एक साथ लिख लो, कैसे करोगे मुझे नहीं पता, बट सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, पहला न्यूमेरिकल और बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है। आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आता है? आपके ओपनिंग स्टॉक का खर्चा भी आ जाता है, परचेज में जो आपका कॉस्ट आया है वो भी आ जाता है, वेजेस ये भी तो आप गुड सोल्ड में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी आपका खर्चा है। तो आप इन सबको ऐड कर दो, 70, 75, 76, 76,202 होगा। या ए इज राइट एग्जैक्टली। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आता है इसका आपको बेसिक आइडिया चैप्टर का होना चाहिए। यहां वो बात आगे सामने की चैप्टर पढ़ना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इनमें से कौन सा नहीं है बच्चों? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैंक चार्जेस नहीं आते, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर आता है, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट आता है, लॉस ऑन डिबेंचर आता है, लेकिन बैंक चार्जेस बच्चों नहीं आते। एज पर शेड्यूल 3L पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये सब ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू हुआ, कॉल्स इन एरियर्स विल बी प्रेजेंटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में बच्चों किस हेड के अंदर आता है? इनमें से किस हेड के अंदर कॉल्स इन एरियर्स आता है? तो शेयर होल्डर्स फंड्स, याद रखना किसके अंदर आता है बच्चों? शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर आता है कॉल्स इन एरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स, बच्चों घबराना नहीं है, सिर्फ 15 क्वेश्चन और बचे, मतलब इस चैप्टर में शायद पूरे 50 है भी नहीं, बॉन्ड क्वेश्चन शायद 40-45 कुछ करके, तो फटाफट से निपटा रहे हैं। लेकिन लाइक जरूर करना बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट होते हुए आपके लिए पीडीएफ तैयार करता हूँ, सब कुछ टाइप करने में घंटों लगते हैं, फिर इसको प्रिपेयर करना पड़ता है, खुद पढ़ना पड़ता है। लाइक मेरे को 2-3 साल हो गए 12th छोड़े हुए, तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो सब्सक्राइब कर देना यार और लाइक भी कर देना। द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। बैलेंस शीट जो है बच्चों वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, दैट इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बैलेंस शीट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस वक्त साल के अंत में अभी के अभी क्या कंडीशन है हमारी, वो बताती है बैलेंस शीट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स या सब हेडिंग्स कॉल्स इन एडवांस, बाई कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट के किस हेडिंग के अंदर आएगा? इट विल बी अ करंट लायबिलिटी। कॉल्स इन एडवांस क्या है? लायबिलिटी है भाई, पैसा पहले आ गया, काम किया नहीं हमने उनका भी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है बच्चों वो लायबिलिटी साइड पे शो किया जाता है बैलेंस शीट की, पर किस हेड के अंदर? अगेन ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, आपको याद रखने हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में बताया था कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी था। कैरेज इनवर्ड्स इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर। जो कैरेज इनवर्ड्स है बच्चों
वो शो किया जाता है इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस हेड्स के अंदर, अंडर द हेड्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस, अंडर द हेड्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस। बच्चों ये सब जो है ना अंडर द हेड्स ऑफ, अंडर 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 वाला क्वेश्चन बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपके अकाउंट्स के में कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा 5 भी आ सकते हैं। इसी एक चैप्टर से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं कि किस हेड के अंदर आता है। नियरली 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइक आप 15 से 25 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अवॉइड मत करना। नॉलेज आपको होना पड़ेगा कि टेबल में क्या चीज कहां आती है। टेबल बनाने को नहीं आएगा, बट उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेलिंग इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर विच हेड। अगेन गुड्स अगर आपने परचेज किए दोबारा बेचने के लिए, तो वो आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। एग्जैक्टली आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, फॉर रीसेलिंग, परचेज, तो आप अपने आप ऑप्शन को समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। एंड गाइज आजकल जो थोड़ा देश का भी सीन बहुत खराब चल रहा है, जो पहलगाम में हुआ, इट इज हॉरिफाइंग। आपने इनोसेंट लोगों को मार दिया। अब ऑब्वियसली मैं किसी रिलीजन को इसमें ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये बात है ना, कल को कोई हिंदू अगर इस देश में कोई क्राइम करता है तो मुझे आकर आप पीटते हो, उसका मतलब नहीं बनता क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। तो वही है, अगर कोई टेररिस्ट है जो कि मुस्लिम है तो उसके लिए मैं अपने किसी मुस्लिम दोस्त को पीट दूं, उसका मतलब नहीं बनता। बट मैं कोई आपको समझाने नहीं आया, बस बोल रहा हूँ कि बट वहां जो भी हुआ फिर भी इन सब के बावजूद इट वॉज वेरी मच रॉन्ग यार। गवर्नमेंट क्या कर रही थी यार। आप इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस पर कैसे सिक्योरिटी नहीं पहुंचा पाए, मतलब कैसे वहां टेररिस्ट घुस गया। इतने टाइम भी था उनके पास कि वो पूछ पा रहे हैं कि आपका रिलीजन क्या है, धर्म हिंदू है कि नहीं है। आप बोल रहे हो हम हिंदू नहीं है, फिर वो आपको गोली मार दे रहे हैं। इतना टाइम टेररिस्ट को कैसे मिला कि वो ओपन फायर नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी बातें करके आपको आराम से मार पा रहे हैं। क्या कर रही थी सिक्योरिटी? इट इज़ अ क्वेश्चन वी शुड आस्क टू आवर गवर्नमेंट कि भैया तुम्हारा काम था ना वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, टूरिज्म आपने बुलाया था, 2 फॉरेनर्स भी मार दिए यार। इट्स हॉरिफाइंग। ऑल आइज ऑन पहलगाम। Interest on loans given by financial company is, interest on loans given by a financial company is what? It is revenue from operations. एज मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं बनाई है आप लोग के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई हिंदू को सपोर्ट करो, मुस्लिम को सपोर्ट करो, बट मैं कह रहा हूँ कि वी हैव बिगर इश्यूज। हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके ये देश कमजोर पड़ सकता है, एंड दैट्स व्हाट एनिमीज वांट। शायद जिसने भी वो अटैक करवाया शायद वो यही चाहता है कि यहाँ के हिंदू यहाँ के मुस्लिमों से लड़ जाएं, यहाँ के मुस्लिम यहाँ के हिंदुओं से लड़ जाएं। हमारी एकता को ब्रेक करना ही शायद उनका मोटिव है, बिकॉज क्लियरली कोई भी टेररिस्ट ऐसे नहीं करेगा कि इतनी देर तक वहाँ खड़ा होकर पूछताछ में टाइम वेस्ट करेगा और एक लड़के को मारेगा, लड़की को नहीं मारेगा। तो ये सब बकवास की बातें, इस ऑल पॉलिटिकल स्टंट, सॉरी वट एवर स्टंट इट इज, आइदर पॉलिटिकल और एनिमी। बट या इससे हमारे देश में कोई राइट नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑल टेक केयर कि हम आपस में ना लड़ें। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय अ कंपनी इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिक्स्ड एसेट्स की सेल पे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय कंपनी इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहां पे शो किया जाता है? इट इज शोन इन द अदर इनकम साइड। डिविडेंड इज पेड ऑन व्हाट? इट इज पेड ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल या फिर इशूड कैपिटल। इट इज अ गुड क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन देखा जाता है। डिविडेंड इज पेड ऑन वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। मैन्युफैक्चर्ड इज शोन अंडर विच हेड बच्चा? इट्स शोन अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आरएफओ में आता है। ये कहां आता है? आरएफओ। और बड़ा गंदा लिखा है मैंने यार। हाँ, बाकी आपकी अपडेट्स भी वाइज बड़ी अच्छी आने वाली है। डेट शीट आपकी आने को है, इंटीमेशन स्लिप आने वाली है, एडमिट कार्ड आने वाले, तो बहुत चीजें आपको मैं बताऊंगा। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा के रखना, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। पिक द ऑड वन आउट। शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो या वी कैन सी रिजर्व एंड सरप्लस इज द ऑड वन आउट। यहाँ रिजर्व्स की बात नहीं करनी है, इन बाकी चीजों में हमारी एसेट लायबिलिटीज की बात हो रही है। काइंड ऑफ सब लाइबिलिटीज ही, एसेट्स की नहीं, लाइबिलिटीज की बात हो रही है। रिजर्व तो एसेट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ओनर्स इक्विटी? इनमें से क्या ओनर की इक्विटी को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बहुत बेसिक सी बात है। मेरे पास कंपनी में 5 लाख की एसेट है और 2 लाख का कर्जा चल रहा है, तो मेरे पास एक्चुअल मेरे पैसे कितने हैं? 3 लाख ही है ना, 2 लाख तो मुझे देने पड़ेंगे किसी को, तो 3 लाख इज माई इक्विटी। Which of the following represents a current liability? इनमें से क्या करंट लाइबिलिटी है? लॉन्ग टर्म बैंक लोन, जिसका नाम ही लॉन्ग टर्म है वो करंट नहीं हो सकता। मनी ओड टू सप्लायर्स फॉर रॉ मटेरियल्स, काइंड ऑफ। द कॉस्ट ऑफ मशीनरी यूज्ड इन प्रोडक्शन, नो। ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, सेकंड। अगर आपने रॉ मटेरियल्स के लिए किसी बंदे को पैसे नहीं दिए तो आप उसके लिए करंट लाइबिलिटी। अभी बहुत ही मक्खन सा, पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन देखने को मिला मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में, बट आप देख लो छूट ना जाए। अगर एक कंपनी की टोटल एसेट्स 5 लाख हैं
और लायबिलिटी उस पर 3 लाख की है, तो ओनर की इक्विटी कितनी है? मैंने बताया ना, मेरे पे 5 लाख रुपए पर मेरे पे 3 लाख कर जाए तो मुझे पहले चुकाना पड़ेगा, फिर जो बचेगा वो मेरा, यानी 2 लाख रुपए। सिंपल बेसिक का बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज अ नॉन करंट एसेट्स? इनमें से क्या है कि नॉन करंट एसेट है बच्चों। तो ये चारों ऑप्शंस में से सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड जो कि एक कंपनी ले रखी है वो एक नॉन करंट एसेट है। जमीन एक बहुत लॉन्ग टर्म चीज होती है, बाकी सब करंट एसेट्स हैं। ये अनदर बेसिक क्वेश्चन, आई डोंट नो इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों डाला हुआ है। एक मिनट जरा, तो एक सेकेंड बच्चों। हाँ, नेक्स्ट वीडियो वैसे तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग पे आने वाली है, तो वो या नेक्स्ट वुड बी दिस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी चैनल में है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो में आज तक यहीं थे, आज की वीडियो में यहीं थे गाइस। एंड पे आ गए हैं, लाइक कर देना अगर एंड तक आ गए हो तो। एंड अपडेट्स कोई भी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन हो, जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिशन हो, सब कुछ मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। आपको बस चांस जुड़े रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।